आई होप कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब आपको बहुत अच्छा लगने लगा होगा। शॉर्ट ट्रिक्स, कंसेप्ट्स, डेरिवेशंस, फॉर्मूले, एग्जांपल्स, ये सब करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारी पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा मासिव चैप्टर है, बहुत लंबा भी है, और लेकिन क्वेश्चन हमेशा, चाहे वो जेईई हो या फिर नीट हो, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से क्वेश्चन आता ही है। और जनरली वो क्वेश्चन बच्चों को लंबा दिखता है, कंफ्यूजिंग दिखता है, इसलिए इस लेक्चर को मैंने यहाँ पर जो बनाया है वो शॉर्ट ट्रिक्स और कंसेप्ट्स के साथ में बनाया है। तो हमने अभी तक कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स हमने पढ़े, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज। तो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की हम जब बात कर रहे थे, जिसमें हमने चार्ज डेंसिटी जो लिए था वो डिस्टेंस का फंक्शन था, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने यहाँ पर सीख लिया था। और अब हम देखते हैं पोटेंशियल ऑफ स्फीयर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे रिलेशन आपको पता ही है, और ये बात भी हम जानते ही हैं, V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट P E डॉट dr। और इस फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल पता लगाएंगे। इनफाइनाइट टू पॉइंट P, इसका मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि मान लीजिए स्फीयर है, और सपोज कीजिए ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये वो स्फीयर है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, और इसमें चार्ज सभी तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ वी वांट टू डिटरमाइन पोटेंशियल एट पॉइंट P which is inside the sphere at distance r from the center। सेंटर से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, और हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और कीपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, जैसा कि हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन में पढ़ा था, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमें पता लग जाएगा। इसका मतलब पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा माइनस इनफाइनाइट टू पॉइंट P E डॉट dr। अब ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पॉइंट पर हम जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो ये वर्क डन टू पार्ट्स में कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सरफेस से बाहर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाता है, और अंदर आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाता है। इसका मतलब जब आप इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा माइनस इनफाइनाइट टू सरफेस E डॉट dr और प्लस सरफेस टू पॉइंट P E डॉट dr। इसका मतलब इनफाइनाइट से सरफेस तक आए, और उस समय हम E की वैल्यू KQ बाय R स्क्वायर लेंगे, और उसके बाद में हम सरफेस से अंदर आएंगे पॉइंट P पर। सरफेस से जब पॉइंट P पर आएंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ R बाय R क्यूब लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी वैल्यू चेंज कर ली है, सरफेस के बाहर अलग और सरफेस के अंदर अलग है, इसलिए हमने इस इंटीग्रेशन को टू पार्ट्स में सॉल्व किया। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा, ये हमारा अप्रोच रहेगा पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और ये कैसे किया जाएगा इसको हम अभी सीखते हैं। इसमें हम लेते हैं यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर सॉरी
और ज़्यादातर क्वेश्चंस भी कंडक्टिंग स्फीयर पे ही आते हैं। पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इनफाइनाइट जो कि इनिशियल रेफरेंस पॉइंट है उस पर पोटेंशियल हमने 0 कंसीडर किया हुआ है, ये हम पोटेंशियल वाले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, राइट। तो बेटा अब ध्यान से आप देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर को, और कंडक्टिंग स्फीयर पे हम पोटेंशियल कैसे पता लगाएंगे वो हम यहां देखते हैं। अब ये कंडक्टिंग स्फीयर है, और इस कंडक्टिंग स्फीयर को जब आपने चार्ज दिया है तो होल चार्ज is present on its outer surface only. R is the radius of this sphere and Q is the charge. Q is the charge given to the sphere and R is the radius. Now we have to determine potential at 3 different points: inside, outside and at the surface. Now let's consider first point, which is outside of this sphere. That point P is at a distance R. ठीक है ना, इसका मैं डेरिवेशन करके बता रहा हूं आपको, यहां पर आगे जाकर के हम इसको शॉर्ट में ले लेंगे और फिर बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल चाहिए, तो आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पोटेंशियल जो होता है, जैसे कि आपने dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लिखते हैं आप, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इनफाइनाइट से पॉइंट P तक, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक, तो ये हो जाएगा Vp माइनस V इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू P ई डॉट डी आर। और इसको मैंने आपको बताया कि हमने क्या कंसीडर किया है, 0, तो पॉइंट P का पोटेंशियल हमें मिल जाएगा माइनस ई डॉट डी आर इनफाइनाइट टू P, और हमें ये देख रहे हैं कि P इज आउटसाइड, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर k क्यू बाय आर स्क्वायर ही रखनी पड़ेगी, और E की जगह आप जब k क्यू बाय आर स्क्वायर रखोगे तो पॉइंट P पर पोटेंशियल मिल जाएगा आपको k क्यू बाय आर। क्योंकि जब आप इनफाइनाइट से आ रहे हो यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी वेरिएशन नहीं है, डिस्टेंस के साथ में तो वेरिएशन है ही, पर एक्सप्रेशन में कोई वेरिएशन नहीं है, और इनफाइनाइट से पॉइंट P तक आते आते आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला यूज करोगे, k क्यू बाय आर स्क्वायर। इसलिए हमने इस इंटीग्रेशन को सिर्फ 1 पार्ट में ही किया। अब ये पॉइंट अगर अंदर जाएगा तो हमें इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में सॉल्व करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से सरफेस तक और सरफेस से इनसाइड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस व्हेन वी एंटर इन द स्फीयर, बट इन दिस केस व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फीयर, जब ये बाहर है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन सिर्फ डिस्टेंस के साथ दिख रहा है, k क्यू बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में कहीं पर कोई चेंज नहीं है। चलिए, when point P is inside the sphere, तो देखिएगा ध्यान से, आप चाहें तो उसको डेराइव करें, आप चाहें तो उसको डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। यहां पर ये स्फीयर है वही, और Q चार्ज इस पर गिवन है, R इसका रेडियस है, और मान लीजिए पॉइंट P यहां पर है, पॉइंट P is inside the sphere and the distance of point P is small r, ठीक है ना। अब आप देखिए कहां पर क्या एक्सप्रेशन यूज में आएगा। हमारा मेथड वही रहेगा कि हम इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आएंगे। आप ये इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए हैं यहां पर, इनफाइनाइट से जब यहां पर आएंगे आप, तो आपको ये पता लगेगा कि इनफाइनाइट से आप सरफेस तक आए, तो इनफाइनाइट से लेकर के सरफेस तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो k क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, इनफाइनाइट से सरफेस तक। लेकिन जब आप सरफेस से अंदर इस पॉइंट पर जाएंगे, पॉइंट P पर, सरफेस से इनसाइड, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। इसका मतलब अब इस इंटीग्रेशन को हम 1 पार्ट में
सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ दिस इंटीग्रेट शुड बी टेकन इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सरफेस एंड सेकेंड पार्ट इज फ्रॉम सरफेस टू इनसाइड पॉइंट P। तो यहां पर हम देखते हैं ये इनफाइनाइट से पॉइंट P पर आ गया। तो यहां पर हमने देखा कि जब हम पॉइंट P का पोटेंशियल यहां कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू सरफेस E डॉट dr और प्लस सरफेस टू इनसाइड E डॉट dr। क्योंकि मैंने आपसे बोला कि ये डेरिवेशन मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं, बार बार हमें इस डेरिवेशन को करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो हमने यहां पर देखा कि ये इसमें तो जब आप E की वैल्यू क्या रखोगे KQ बाय आर स्क्वायर, और जब E की वैल्यू आप KQ बाय आर स्क्वायर रखोगे, E की वैल्यू आप KQ बाय आर स्क्वायर रखोगे यहां पर, और इनफाइनाइट टू सरफेस का मतलब R तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे, लेकिन यहां पर तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और जब यहां पर E की वैल्यू 0 आ जाएगी इसका मतलब वो वाला इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया, सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन बचा। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल आ जाएगा इनफाइनाइट टू R, यानी ये बन गया माइनस इनफाइनाइट टू R E डॉट dr। तो ये मिल जाएगा आपको KQ बाय R। और हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लगी है कि इसके अंदर स्मॉल r इंक्लूड नहीं हुआ, और इनसाइड जो पोटेंशियल मिला है आपको यहां पर वो मिला है KQ बाय R। R इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P बट R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, नॉट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, जो हमें पिछले वाले केस में मिला था। इनसाइड और आउटसाइड हमें पोटेंशियल यहां पता लग गया है। अब हम देखें सरफेस पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो फिर इसके लिए तो अब हमें अलग से इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, और हमें इसके फाइनल रिजल्ट्स भी पता लग गए हैं यहां पर। When point P is at surface and we have to follow the same approach from infinite to point P, and we can calculate minus infinite to R E dot dr, put the value E equal to KQ by R square as we are moving outside the sphere, and we get potential at point P, that is potential at surface equal to KQ by capital R। इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन जो हमें पता लगा है वो ये कि इस स्फीयर की हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो आउटसाइड पोटेंशियल जो मिला हमें वो KQ बाय R मिला है, सरफेस पर जो हमें पोटेंशियल मिला है वो KQ बाय कैपिटल R मिला है, और इनसाइड हर पॉइंट पर, इसके अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल हमें KQ बाय कैपिटल R ही मिला है, यानी KQ बाय रेडियस। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल में कोई वेरिएशन नहीं होगा, और बाहर निकलने पर पोटेंशियल विद डिस्टेंस हाइपरबोलिक डिक्रीज होता जाएगा। ऑफ दिस पोटेंशियल विद डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, तो और वो वेरिएशन किस तरह से आएगा ये हमें यहां पर इन एक्सप्रेशन से पता लग गया है। नाउ कंसीडर दिस स्फीयर, दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर, इधर इट्स सॉलिड और इट होलो, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे वो खोखला हो या फिर वो सॉलिड हो, बस कंडक्टिंग है। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर लिख रहा हूं मैं यहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन तो हमने देख ही लिया था, और पोटेंशियल का जो वेरिएशन आएगा डिस्टेंस के साथ वो इस तरह से आएगा। आप बाहर से चलना शुरू कर रहे हैं तो आपने देखा कि सरफेस से आगे बढ़ने पर ये पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है, आउटसाइड तो अलग अलग पॉइंट पर ये पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ में कम होता जाएगा, एंड दिस
potential is inversely proportional to the distance. This is the potential at surface kq by capital R, and this is the maximum. And as we move inside the sphere, inside potential equal to potential at surface, तो अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सरफेस के बराबर रहेगा। तो आप इसको चाहें तो v सरफेस बोले या फिर v इनसाइड बोले, और इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आएगी के क्यू बाय कैपिटल R, और आउटसाइड जाने पर ये पोटेंशियल विद डिस्टेंस डिक्रीज होगा और इनफाइनाइट पर जाकर के जीरो हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हमें मिला है यहां पर कि कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इफ पॉइंट इनसाइड, अगर ये पॉइंट अंदर है या फिर सरफेस पर है, तो आप पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे के क्यू बाय रेडियस। के क्यू बाय रेडियस, किसकी रेडियस? इस स्फीयर की रेडियस। और जब आप बाहर निकल जाएंगे इस स्फीयर से अलग अलग पॉइंट पर, तो आउटसाइड वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा के चार्ज बाय आर, और आर क्या रहेगा? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, नॉट अ रेडियस ऑफ स्फीयर बट अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर। तो दो ही फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, के चार्ज बाय रेडियस और के चार्ज बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो हमें कंडक्टिंग स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल पता लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इस पर बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको ये देखना है कि पॉइंट की पोजीशन क्या है। Potential related with the potential problems related with the potential of conducting sphere. तो जैसे मान लेता हूं मैं फर्स्ट केस यहां ले रहा हूं, ये टू कंसेंट्रिक होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, और मान लेता हूं कि Q1 और Q2 चार्ज मैंने इनको दे दिया है। A इज द रेडियस ऑफ इनर स्फीयर एंड B इज द रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर, एंड वी हैव टू डिटरमाइन पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स। अलग अलग पॉइंट्स पर हमें यहां पर पोटेंशियल पता लगाना है। तो देखो, पोटेंशियल पता लगाने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि अगर पॉइंट इनसाइड है या फिर सरफेस पर है तो फिर आप क्या यूज करोगे? के चार्ज बाय रेडियस, और अगर पॉइंट आउटसाइड है तो आप यूज करोगे के चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। बस आपको सिर्फ यही पहचानना है कि वो पॉइंट आउटसाइड है कि इनसाइड है। जैसे मैं यहां पर अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर कर देता हूं। लेट O इज द कॉमन सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D. So there are 5 different points. Number 1 is the center, and that center is common for both the spheres. Point A, point B, point C and point D. Right? तो सबसे पहले हम कौन से पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं? पॉइंट A पर। पॉइंट A पर तो आपको यहां पर 2 स्फीयर दिखाई दे रहे हैं। कौन सा स्फीयर? एक तो इनर स्फीयर और एक आउटर स्फीयर। बस आप ये देखिए कि पॉइंट P कहां पर है, पॉइंट P कहां पर है या पॉइंट A कहां पर है। यहां पर ये पॉइंट A आपको दिख रहा है, तो ये आपने कहा कि ये इनर स्फीयर के अंदर है। इनर स्फीयर, ये जो इनर स्फीयर दिख रहा है आपको,
इसके अंदर है ये पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट? ए। तो इसका मतलब इस पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो इनर स्फीयर की वजह से आप इनसाइड वाला ले लें, के चार्ज है उस पर Q1 और रेडियस है अंदर वाले स्फीयर की A। आउटर स्फीयर जो आपको बाहर वाला दिख रहा है पॉइंट A, तो इसके भी अंदर ही है। आप क्या कहोगे, ये A कहाँ पर है? जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर आप इससे सिंपल सी बात करूं मैं कि मान लीजिए ये एक रूम नंबर, ये रूम है और ये घर है, होम है, और सपोज कीजिए कि राम यहां पर है और मोहन यहां पर है। ये राम है और ये मोहन है। आप क्या बोलोगे, राम कहां पर है? राम कहां पर है? तो आप बोलोगे राम इस रूम के अंदर भी है और घर के अंदर भी है। मोहन घर के तो अंदर है लेकिन रूम से बाहर है। बट राम कहां पर है? दोनों के अंदर है। इसी तरह से यहां पर ये पॉइंट ए कहां पर है? इसके भी अंदर है और बाहर वाले स्फीयर के भी अंदर है। और अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल हमने देख लिया क्या होता है, के चार्ज बाय रेडियस। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। नाउ सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ एनी अदर पॉइंट। लेट वी आर कंसिडरिंग हियर द पॉइंट सी। अब आप पॉइंट सी को देखो कि पॉइंट सी कहां पर है। तो देखो पॉइंट सी की पोजीशन है, आपको दिख रही है यहां पर, ये पॉइंट सी। क्या ये इस स्फीयर के अंदर है? छोटे वाले स्फीयर के ये अंदर है। तो आप बोलोगे नहीं, ये स्फीयर तो यहाँ खत्म हो गया, पॉइंट सी तो इससे बाहर चला गया। इसका मतलब आप जब पॉइंट सी पर पोटेंशियल पता लगाओगे तो इस इनर स्फीयर के लिए जो फॉर्मूला लगाओगे वो आउटसाइड वाला लगाओगे। के इस पर चार्ज कितना है, Q1, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस मान लेता हूं मैं RC। लेकिन ये पॉइंट सी बड़े वाले के तो अभी भी अंदर ही आ रहा है, अंदर ही आ रहा है, यानी इसका मतलब आउटर स्फीयर के हिसाब से तो इसका फॉर्मूला अभी भी वही लगेगा, के चार्ज बाय रेडियस। इसका मतलब पॉइंट सी का पोटेंशियल हो जाएगा यहां पर के Q1 बाय RC प्लस के Q2 बाय B। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट। बस आपको देखना है कि वो पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है या फिर सरफेस पर है, उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अब हम इस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा फास्ट इस ट्रिक को समझने के बाद में हम अलग अलग पॉइंट्स का पोटेंशियल देखेंगे। यहां पर अगर आपको कंफ्यूजन हो तो फिर आप 2-3 मिनट का वीडियो रिवाइंड करके इसको एक बार फिर दे सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया यहां पर कि पॉइंट की पोजीशन के हिसाब से किस तरह से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम डायरेक्टली अलग अलग पॉइंट्स के यहां पर पोटेंशियल देख लेते हैं, वो चाहे 2 कंसेंट्रिक स्फीयर हो या फिर 3 कंसेंट्रिक स्फीयर हो। तो अब हम यहां पर एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं यहां पर 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स की। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो कंडक्टिंग स्फीयर ही है। तो यहां पर ये स्फीयर है जिसकी रेडियस है a, और ये सेकेंड स्फीयर है और ये थर्ड स्फीयर है, ठीक है ना। और इन स्फीयर्स की रेडियस ABC मान लेता हूं मैं यहां पर। The radius of innermost sphere is A, middle sphere is B, and the outermost sphere is C, and the charges are Q1 minus Q2 and Q3. Right? Potential is a scalar quantity and the potential at any point can be calculated by simply adding algebraically. आप बस algebraically ऐड करें, चार्ज को विथ साइन रखें, जो चार्ज पॉजिटिव है वो पॉजिटिव पोटेंशियल और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव पोटेंशियल देगा यहाँ पर। तो बस आप अलग अलग पॉइंट पर कंसीडर करते रहें, पोटेंशियल आ जाएंगे आपके पास। मान लीजिए पॉइंट ए की बात करता हूं मैं। अब आपको दिख रहा है ए पॉइंट कहां पर है, ए पॉइंट कहां पर है, सरफेस पर। किसकी सरफेस पर, अंदर वाले की सरफेस पर। तो ये आ जाएगा के चार्ज बाय रेडियस। बाकी दोनों की ये इनसाइड है, तो ये आ जाएगा के चार्ज बाय रेडियस, के चार्ज बाय रेडियस। सिमिलरली पॉइंट बी की बात करूं मैं, पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना आएगा। पॉइंट बी इज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, इनर मोस्ट स्फीयर। ये सबसे छोटे वाले स्फीयर को अगर आप देखें
यहाँ पर अलग से आप चाहे तो बना के दे सकते हो कॉपी में साइड में, कि आपने सबसे छोटा वाला स्फीयर बनाया जिसकी रेडियस कितनी थी a, पॉइंट बी तो आपको यहाँ दिखाई देगा, पॉइंट बी आपको यहाँ दिखाई देगा, और आपको ये भी पता है कि इसकी सेंटर से डिस्टेंस आएगी वो b के बराबर आएगी, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ मिडिल स्फीयर, बीच वाले स्फीयर की रेडियस के बराबर है ये डिस्टेंस b। लेकिन आउटसाइड आ रहा है, और आउटसाइड का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, k चार्ज बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये हो जाएगा KQ1 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर B माइनस KQ2। अब आप इसको देखो तो ये पॉइंट B तो इसकी सरफेस पर ही है, तो K चार्ज बाय रेडियस, और सबसे बाहर वाले स्फीयर के ये कहाँ पर आ रहा है, पॉइंट B, बाहर वाला स्फीयर आउटर स्फीयर यहाँ पर है, और पॉइंट B इसके अंदर आ रहा है, इनसाइड आ रहा है, तो फिर आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, K चार्ज बाय रेडियस, और इस तरह से आपका हर पॉइंट का पोटेंशियल पता लग जाएगा। सिमिलरली इफ वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C, तो पॉइंट C का पोटेंशियल आप बताएं यहाँ पर क्या आएगा, KQ1 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, KQ2 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर प्लस KQ3 रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो एक लाइन में आपके हर पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। बस दो ही बातें आपको याद रखनी है, इनसाइड और सरफेस के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला रहेगा K चार्ज बाय रेडियस, एंड फॉर द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल कैन बी डिटरमाइंड एज पोटेंशियल V इक्वल टू KQ बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर आप सपोज कीजिए कि एक ऐसा पॉइंट ले लें यहाँ पर जो इन सबसे ही बाहर हो, इन सबसे ही बाहर हो, मान लीजिए ये कोई पॉइंट आपने D ले लिया, अब इसके सेंटर से डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये किसी की रेडियस के बराबर नहीं है, लेकिन ये पॉइंट D सबके बाहर है, सबसे बाहर है, चाहे वो छोटा स्फीयर हो या मिडिल हो या फिर बड़ा हो, तो पॉइंट D का पोटेंशियल जो यहाँ पर आएगा वो आएगा K चार्ज बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और इस तरह से अलग अलग पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल पता हमें लग जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम अलग अलग पॉइंट्स पर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर सीखा। तो कुछ है और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स करेंगे हम यहाँ पर। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं और एक पर चार्ज है Q और एक पर चार्ज है 3Q, और आपसे ये बोला गया फाइंड आउट VA माइनस VB। तो अब ऐसे क्वेश्चंस तो हमें जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। यहाँ पर कंसेप्ट हमने सीख लिया है, पॉइंट A का पोटेंशियल, तो आप सिर्फ पोजीशन देखिए, रेडियस मान लेता हूं इसकी गिवन है R और इसकी गिवन है 2R। पॉइंट A जो कि अंदर है और सरफेस पर है, तो इस पर पोटेंशियल आ जाएगा KQ बाय रेडियस और प्लस KQ बाय रेडियस, तो KQ बाय R प्लस K3Q बाय 2R, क्योंकि ये चार्ज 3Q है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसके अंदर KQ बाय R कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 बाय 2 और ये आ जाएगा 5 बाय 2 KQ बाय R। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल VB। पॉइंट B इज आउटसाइड ऑफ द इनर स्फीयर, छोटा वाला स्फीयर खत्म हो गया, पॉइंट B इसके बाहर है, तो ये आएगा KQ बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 2R है, और खुद के तो ये सरफेस पर ही है, बड़े वाले के तो ये सरफेस पर ही है, तो K चार्ज बाय रेडियस, और रेडियस इसकी कितनी है 2R। इसमें आप चाहे तो KQ बाय 2R कॉमन ले लें, 1 प्लस 3 कितना बन जाएगा 4, और 4 तो ये बन जाएगा यहाँ पर 2 KQ बाय R। नाउ वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, और दोनों में KQ बाय R आप कॉमन ले लें, KQ बाय R कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बाय 2 माइनस 2, और आपका आंसर आ जाएगा 5 बाय 2 माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा KQ बाय 2R। तो विद इन 15 टू 20 सेकेंड्स आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल कितना था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर इसी क्वेश्चन में हल्का सा वेरिएशन आ जाता है, या अगर आपने नोट कर लिया हो तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब हम इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं।
कंसेंट्रिक स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली नीट में और जेई में आते रहते हैं, तो आप इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए इन कंसेप्ट्स को और शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है वो सिग्मा की फॉर्म में आ जाता है। जब क्वेश्चन सिग्मा की फॉर्म में आए तो आप उसको डायरेक्टली सिग्मा की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और चार्ज की फॉर्म में भी, पर मेरा तरीका ये रहता है कि हम उसे चार्ज की फॉर्म में सॉल्व करें ताकि वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके सामने है कि ये स्फीयर है जिसकी रेडियस है a और ये स्फीयर है जिसकी रेडियस है 2a, इस पर सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा है, पॉइंट A और पॉइंट B है, और हमसे बोला गया फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो बस आपको इसमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो चार्ज बराबर हो जाता है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बट ध्यान रहे आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर जिसकी हम बात कर रहे हैं सिग्मा है। तो बस आप इतना ध्यान रखें कि इस पर चार्ज Q1 ले लें, इस पर चार्ज आप Q2 ले लें, और पोटेंशियल डिफरेंस आप पता लगा रहे हैं यहाँ पर पॉइंट A का पोटेंशियल और पॉइंट B का पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि जैसे ये स्फीयर है अंदर वाला, तो इसका पोटेंशियल आएगा KQ1 बाय A और KQ2 बाय B, B की जगह हम यहाँ पर 2A रख देंगे, और पॉइंट B का पोटेंशियल आएगा यहाँ पर KQ1 बाय B प्लस KQ2 बाय B। और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा KQ1 1 बाई A माइनस 1 बाई B। इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस आउटर स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ अंदर वाले स्फीयर पर ही डिपेंड कर रहा है। तो हमारा आंसर एक लाइन में यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर K Q1 की जगह आप क्या रखोगे यहाँ पर Q1 इसका चार्ज, और Q1 बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर। तो K सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर और 1 बाई A माइनस 1 बाई B। K की जगह आप चाहो तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो, तो ये हो जाएगा सिग्मा A स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई A माइनस 1 बाई B। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने 1, 2 और 3 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बस छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कंसेप्ट हमें शॉर्ट ट्रिक के तौर पर याद रखने, और अब आप देखोगे कि इतना जल्दी इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं और क्वेश्चन करते रहते हैं, टाइम बीतता जाता है। लेकिन इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो यहाँ पे लिखा है उसको आप बार बार पढ़िएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two concentric spheres is independent to the charge of inner sphere, independent to the charge of outer sphere. ये आउटर स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ इनर स्फीयर के चार्ज पर ही यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो KQ1 यहाँ पर काम आ रहा है 1 बाई A माइनस 1 बाई B। आप B की जगह यहाँ पर 2A रख दो, 2A रख दो, तो 1 बाई A माइनस 1 बाई 2A कितना बच जाएगा? 1 बाई 2A, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर ये A और B की फॉर्म में आंसर है। बट द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट potential difference between two concentric spheres is independent to the charge of outer sphere. It depends on the charge of inner sphere only. बाहर वाले चार्ज पर कुछ भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई असर नहीं आएगा। तो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को अगर हम अपने माइंड में रखते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ये मैं 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स दे रहा हूँ, इस पर चार्ज Q है और इस पर चार्ज 2Q है। यहाँ पर ये 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, इस पर Q चार्ज है और इस पर 0 चार्ज है।
यहाँ पर ये 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, इस पर क्यू चार्ज और इस पर -100 क्यू चार्ज है। यहाँ पर ये 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, इस पर क्यू चार्ज है और हमने इसकी अर्थिंग कर रखी है। और इन सभी केसेस में पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बिटवीन द स्फीयर्स, तो जब कभी 2 कंसेंट्रिक स्फीयर आएंगे तो आप बाहर वाले को देखना ही छोड़ दो। और इन सभी केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा इन स्फीयर्स के बीच वो आएगा डेल्टा V इक्वल टू K Q 1/A minus 1/B। And what is Q? Q is the charge of inner sphere। ये अंदर वाले स्फीयर का चार्ज है और इन सभी केस में पोटेंशियल डिफरेंस स्फीयर्स के बीच में इतना ही आएगा। तो बच्चा कई बार इसको देख करके, माइनस को देख करके और यहाँ प्लस और इस अर्थिंग को देख करके कंफ्यूज होता है, लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट है उसको ये फैक्ट पता है कि whenever 2 concentric spheres are placed, potential difference between them is independent to the charge of outer sphere। वो आउटर स्फीयर पर डिपेंड ही नहीं करेगा। अब बच्चा ये बोले कि सर अगर इनर स्फीयर पे चार्ज नहीं है या इनर स्फीयर पर चार्ज हम चेंज कर दें तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर जाएगा। जैसे मान ले तो इसी में एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देते हैं। मान लीजिए कि इसी के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन भी आता कि यहाँ पर ये क्यू चार्ज है और इस पर चार्ज है ही नहीं, तो फिर अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो 0 हो जाएगा। वो 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि अंदर वाले स्फीयर पर कोई चार्ज है ही नहीं। इसका मतलब अंदर वाला स्फीयर और बाहर वाला स्फीयर दोनों सेम पोटेंशियल पर है। चार्ज एक स्फीयर पर है लेकिन पोटेंशियल दोनों का बराबर है। तो स्फीयर से रिलेटेड इन बातों को हम ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और शॉर्ट ट्रिक्स लगा करके कंसेप्ट यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। और भी कंसेंट्रिक स्फीयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आप एक बार फिर इस वीडियो को जरूर देखें और देखें कि कौन कौन से पॉइंट्स पर हमने किन किन टेक्निक्स को यूज किया है। ओके बेटा, थैंक यू।